नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार के बारे में है। भारत में ये क्यों अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल में चर्चा की गई है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये वैसे तो मुंबई के संदर्भ में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में जो जितनी सिटीज है, इवन वर्ल्ड की जो अलग अलग सिटीज हैं जो समुद्र के किनारे हैं, उसे क्लाइमेट चेंज से उन सिटीज को, उन शहरों को क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि बहुत अंदाजा है ये कि वो जलमग्न हो जाएंगे। तो उसी का उदाहरण दिया गया है। साथ में मुंबई का क्लाइमेट एक्शन प्लान आया है, के लिए सजेशंस मांगे गए हैं, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज का एमसीक्यू देखते हैं, वो यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन निम्न में से कैसे प्रोक्योर की जाती है, किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको कहाँ से लिया जाता है। आपका ऑप्शन ए है, इसे हवा फ्री एयर से लिया जाता है। ऑप्शन बी, इसे वाटर जल से लिया जाता है। ऑप्शन सी, यूज्ड फॉसिल फ्यूल्स, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म के जो ईंधन बना हुआ है, इनसे। ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि हमारे भारत की आपराधिक न्यायिक प्रणाली में वैवाहिक बलात्कार मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड क्यों नहीं किया गया है, इस पर आपको एक आलोचनात्मक चर्चा करनी है। चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि बात करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, मतलब वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण। तो 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मैरिटल रेप में जो एक्सेम्पशन मिला है सेक्शन 375 में, कि जो अलाउ करता है आईपीसी, ये लॉ अलाउ करता है कि मैन टू फोर्स सेक्स ऑन हिज वाइफ विदाउट कंसेंट। तो विदाउट कंसेंट जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ में यहाँ पे फोर्स सेक्स कर सकते हैं। इसके लिए आईपीसी में एक्सेम्पशन दिया गया है सेक्शन 375 में, जो कि रेप से डील करता है। तो इसी को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया गया कि क्या जरूरत है हमारे देश में, एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में, कि मैरिटल रेप को अभी भी हमने क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। हाल ही के कुछ हाईकोर्ट की रूलिंग्स देखे तो उसमें एक केस में जिसमें मैरिटल रेप का मुद्दा उठाया गया था, इसे डाइवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड माना था। वही दूसरे हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये आरोप लगने पर, मैरिटल रेप का आरोप लगने पर, वहां पे एंटिसिपेटरी बेल दे दिया और सीधे शब्दों में कहा कि मैरिटल रेप जो है ये इलीगल नहीं है। उसके बाद में अगर रिलेवेंट प्रोविजंस में जाए तो सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड का डिफाइन करता है ऑफेंस ऑफ रेप। तो इसमें फिजिकल एक्ट डन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, तो इसमें दो चीज सम्मिलित होती है, फिजिकल एक्ट्स और दूसरा कंसेंट। तो ये जो दो मुख्य एलिमेंट होते हैं सेक्शन 375 के। लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी दिए गए हैं। उन्हीं में से एक एग्जम्पशन दिया गया है कि सेक्सुअल एक्ट्स बाय हस्बैंड विद हिज वाइफ इफ शी इज 18 और एज एंड अबव। अगर हस्बैंड उसकी वाइफ के साथ में सेक्सुअल एक्ट्स करता है और वो वाइफ 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो यहाँ पर रेप को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये एक एग्जम्पशन होगा। इसी को लेकर यहाँ पर एक लीगल फ्रिक्शन क्रिएट होता है। लीगल फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे ये मान लिया गया है इस एग्जम्पशन को देकर कि वाइफ की जो कंसेंट है वो इररिलेवेंट होती है। मतलब हस्बैंड और वाइफ अगर है मैरिज के इंस्टीट्यूशन में है, तो वहां पे हमेशा वाइफ का फिजिकल एक्ट्स के लिए कंसेंट होगा, जो कि अपने आप में मानना बहुत ही गलत है। इस आर्टिकल में इस प्रकार से बताया गया है। दो अपॉर्चुनिटी थी तब ये मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार को क्रिमिनलाइज किया जा सकता था। पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी 2013 में, जब निर्भया केस के बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए। उस वक्त इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। लेकिन उस टाइम पार्लियामेंट ने ऐसा समझा कि ये ऑफेंस को क्रिमिनलाइज करने के लिए, इस एक्ट को क्रिमिनलाइज करने के लिए और चर्चा की आवश्यकता है, और ये कानून के रूप में पारित नहीं हो पाया, और जो रिकमेंडेशन थी वो एक रिकमेंडेशन जैसी ही रह गई। तो पहला मौका आया लेजिस्लेचर के पास में, तब लेजिस्लेचर इसको एक अपराध नहीं बना पाई, इस एक्ट को, मैरिटल रेप को। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने तब 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट
का ये मुद्दा आया उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मौका था कि वो मैरिटल रेप को यहाँ पर क्रिमिनलाइज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करा गया। उदाहरण दिया गया है नवतेज सिंह केस रहा है या नालसा जजमेंट हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिवली यहाँ पर कानून बनाने का, गाइडलाइन बनाने का काम किया है। किसी चीज़ को यहाँ पर अपने और से उन्होंने लेजिस्लेचर का वर्क करते हुए हमें मिला है। तो यहाँ पर भी एक मौका था कि वो ऐसी चीज़ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है, किन आर्टिकल्स के अगेंस्ट जाती है वो हम आगे जानेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट जाती है कुछ बातें, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक बार पार्लियामेंट ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मैंने बात करी थी, तो आर्टिकल 14 जो है इससे वॉयलेट होता है। अनुच्छेद 14, एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉलिटी ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में गए तो उस वुमेन को फिर अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जो कि अनमैरिड वुमेन है उनसे। तो कहीं ना कहीं ये समानता के अधिकार, इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है, इसीलिए आर्टिकल 14 का वॉयलेशन इसे माना गया है। उसके अलावा आर्टिकल 21 का भी इसे वॉयलेशन माना गया है, क्योंकि यहाँ पर बॉडीली इंटीग्रिटी जो है इसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो इसीलिए आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है, उसके अगेंस्ट भी ये एक्सेप्शन जाता है। उसके अलावा द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन विक्टिम एंड ऑफेंडर डज नॉट एब्सॉल्व अ पर्सन टू द क्राइम। जैसे पॉक्सो एक्ट में होता है, तो पॉक्सो एक्ट में जो मैक्सिमम केसेस है वो फैमिली या रिलेटिव के द्वारा ही उसमें ऑफेंडर, उसमें जो आरोपी होता है वो या तो किसी फैमिली मेंबर होता है या रिलेटिव होता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का मैरिटल रेप में कहा जाता है कि नहीं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, ये तो रिश्ता होता है, नहीं तो कैसी इंस्टीट्यूशन चल पाएगा, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास में पॉक्सो का उदाहरण है। यहाँ पर भी तो रिलेशनशिप जो है उसको इतना तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ये आर्गुमेंट किया गया है कि तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के पीछे इतना क्यों लगे हुए कि इसी आर्गुमेंट पे स्टिक है कि इसके कारण हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और बात ये की गई है कि मैरिटल रेप जो है उसे हम प्रूव नहीं कर पाएंगे एविडेंस के फॉर्म में, या वहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं होगा। तो जो सेक्सुअल वायलेंस के ऑफेंसेस से अलग अलग इसमें भी बहुत सारे केसेस में आई विटनेस नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पर एविडेंस का भी चैलेंज होता है कि कैसे साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। तो क्या हमने इसे भी डिक्रिमिनलाइज करके रखा है? क्या उत्तर है नहीं, इसे क्रिमिनलाइज करके रखा है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात शिफ्ट करके रखा है इसको। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो ये जो दो आर्ग्यूमेंट है, एक तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बर्बाद हो जाएगा, दूसरा इसको प्रूफ करना बहुत इम्पॉसिबल सा है। तो ये दोनों ही चीज के काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर किए गए हैं। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, जो कि मुंबई के क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान के बारे में बात करता है। तो मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, खास MCGM, जो कि मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका है, इनके कमिश्नर द्वारा इकबाल चहल के द्वारा यहाँ पर ये कदम उठाया गया है कि मुंबई का एक क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान आए, कि जिस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है उस हिसाब से मुंबई अपनी तैयारियों में रहे। तो उसी को लेकर बात की गई है। और यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया कि ये बात केवल मुंबई की नहीं है, हमारे देश के अगर मेजॉरिटी ऑफ सिटीज अगर हम देखें तो उसमें जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है उनमें से बहुत मेजॉरिटी सिटीज जो है ये समुद्र के किनारे बसी हुई है। और वही हाल हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे भी हमको देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में 5 रिकमेंडेशन दिए गए हैं जो कि हम पालन करके एक ऐसे एडेप्टेशन प्लान की ओर बढ़ सकते हैं जिससे हम हमारी सिटीज को बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो MCGM के जो कमिश्नर उन्होंने एकदम क्लियर कट वर्ड्स में कहा कि मुंबई के जो 4 मेन वार्ड्स हैं ABCD, तो ये चारों वार्ड 2050 तक इनका अधिकतर भाग जलमग्न हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम समय के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करें, अपना रेजिलियंट सिस्टम बनाएं और अपनी प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दें। अगर देखा जाए तो बमुश्किल 3 दशक भी नहीं है 2050 टच करने में, तो ज़रूरत है कि कदम उठाया जाए। उसी के साथ में 5 रिकमेंडेशन दिए गए हैं इसमें। सबसे पहला बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई लग्जरी नहीं है, ना ही ये कुछ चुनिंदा लोगों का प्रिविलेज है। तो यहाँ पर क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग है,
ये सारे ही सिटीजन्स के लिए, सारे ही नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा, सी लेवल होगा, धरती जलमग्न होने लगेंगी, तो यहाँ पर कोई लग्जरी या कोई सिलेक्टेड लोगों की बात नहीं होगी। इसका प्रभाव जो है साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हर किसी पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, इन्होंने भी कहा है कि हम जो भी इस सिटी में, मुंबई सिटी में जो भी हम कदम उठाते, डिसीजन लेते हैं, इसे हमें क्लाइमेट लेंस से देखने की आवश्यकता है। भले ही बिल्डिंग की प्लानिंग हो, लैंड यूज हो या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक डिसीजन का क्लाइमेट पे और हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज देखने की आवश्यकता है। उसके अलावा एक और उदाहरण ये दिया गया है कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी एक ऐसा कदम उठाया है जो बिल्कुल इस उदाहरण में सही बैठता है कि एक ट्री को बचाने के लिए आप फॉरेस्ट खो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो हाल ही में महाराष्ट्र में नई ईवी पॉलिसी आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई, कि सारे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट जो व्हीकल है, इनसे निर्भरता हटा के हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे आएंगे। लेकिन प्रश्न एक और उठता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आज अगर हम मुंबई की स्थिति देखें तो मुंबई की जो मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी सोर्स है, ये फॉसिल फ्यूल से आता है, कोल से आता है। तो एक और तो आप कह रहे हैं कि हम परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है, पेट्रोल है, डीजल है, इससे निर्भरता हटाएंगे जिससे कार्बन एमिशन कम हो। लेकिन आपकी एनर्जी तो कोल प्लांट से ही आ रही है, कोल थर्मल प्लांट से ही आ रही है, जो कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेंगी और यहाँ पर कोल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। उसके चलते एनवायरनमेंट तो वैसे भी प्रभावित होने वाला है। तो ये चीज़ में हमें देखने की आवश्यकता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं उससे अलग अलग दिशाओं में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी चीज़ कंसिडर करने के लिए है और ये दूसरी रिकमेंडेशन दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज प्लान चल रहा है, हमें इसी प्रोसेस में सम्मिलित होकर इसे हमें और इफेक्टिव बनाना है। इंस्टेड ऑफ हम एक फिक्स्ड प्रोडक्ट की ओर बढ़े कि क्लाइमेट प्लान ऐसा होना चाहिए, उसका ये रिजल्ट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जब तक अगर हमें हमारी धरती को बचाना है, हमारे क्लाइमेट को बचाना है, तो हमें ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस का भाग बनना होगा। उसके अलावा ये बात भी देखा जाता है कि डिफरेंट ग्रुप्स विद इन सिटी फेसेस डिफरेंट क्लाइमेट चैलेंजेस। तो एक और चीज जो एड्रेस करने वाली है कि सिटी, मुंबई जैसी जो सिटी है काफ़ी डाइवर्स है, इसमें हर अलग अलग कम्युनिटी और जो ग्रुप्स के लोग हैं, इनको क्लाइमेट चेंज से अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें सबको समावेशी रूप से इंक्लूसिव वे में एड्रेस करने की आवश्यकता है। उसके अलावा द प्लान शुड बी मेड विद एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रेसिडेंट। तो जैसे यहाँ पे ये एडेप्टेशन प्लान जो आ रहा है, इसमें ज़रूरी है कि सारे नागरिकों की सहभागिता हो, मेजॉरिटी ऑफ रेसिडेंट जो है वो इस प्लान में इंक्लूड हो रहे हो, इस प्लान का साथ में भाग हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा कॉस्ट किस पे आनी चाहिए? एक उदाहरण दिया गया है कि कुछ वर्ष पहले जब मीठी रिवर में बाढ़ आई थी, तो मीठी रिवर की एक साइड स्लम्स थे और दूसरे साइड बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट थे। तो सरकार के द्वारा जो स्लम्स थे, जो सब ड्राइवर्स थे, उनको तो हटा दिया गया फ्लड के डर से, लेकिन जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े डेवलपर्स थे, जिनके प्लांट, जिनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट है, ये दोनों ही तबकों की तरफ बराबर होनी चाहिए और इसे मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन जो है उसमें प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं 19-20 होगा ही, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा अंतर ना पड़े, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि और क्या क्या किया जा सकता है। सो द फर्स्ट इज द प्लान टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सिटी टू विथस्टैंड एनवायरमेंट डिजास्टर इन प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर कैन ओनली बी सक्सीडेड। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे अगर इस सिटी को लड़ना है, जैसे मुंबई में हर वर्ष हम सुनते हैं वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है, तो अगर हमको इन चीज़ों को एड्रेस करना है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे हेल्थ सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा। जो हाउसिंग सिस्टम है, पब्लिक स्पेस है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों को हमको साथ में लेकर रेजिलिएंट और समय के हिसाब से एडप्ट करने लायक हमें इसमें बनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग फॉर एवरीवन डिपेंड्स ऑन हेल्थ एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन।
तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है पर्यावरण। तो जब भी अर्बन डेवलपमेंट की ओर, शहरी विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करने की आवश्यकता है समय समय पर। तो चलिए, जो 6 एक्शन बताए गए हैं मुंबई के क्लाइमेट एक्शन प्लान में, सबसे पहला है कि वेस्ट मैनेजमेंट बराबर हो, अर्बन एरियाज में जो ग्रीनरी है, ग्रीन कवर है वो और बढ़े, बायोडाइवर्सिटी आए, फ्लड और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर हो जिसके चलते हुए पानी वहाँ कम से कम भरे। उसके अलावा बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ाने की बात की गई है। जैसे ईवी व्हीकल्स आए हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जहाँ से इनकी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो सोर्स भी पर्यावरण को प्रभावित ना करे। इसके अलावा वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करी गई है, और सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्योंकि माना जाता है कि सिटी काफ़ी कंजेस्टेड है, उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी प्लेस पे हो और लोगों को आवाजाही में जो मोबिलिटी है वो काफ़ी सस्टेनेबल हो और जिससे पर्यावरण को भी कम यहाँ पे नुकसान पहुँचे। उसके अलावा अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे आप भी कुछ सजेशन दे सकते हैं क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए, तो जो MCGM की वेबसाइट है वहाँ पे आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए, हम हमारा डिस्कशन भी यही समाप्त करते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें सिर्फ ऑडियो फॉर्म में विभिन्न पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से भी सुन सकते हैं, और इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट विजिट कर ही सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आपसे भी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।